नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान पर हैबत तारी की है तो हिंदुस्तान एक बावखार अंदाज में उभरा है। और अब तो हाल ये है कि पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है उस प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तानी हुकूमत यानी मोदी हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक को और इदारों को अपने वफूद या डेलीगेशंस रवाना कर रही है। और इन डेलीगेशंस की तादाद आपको बता देंगे 7 डेलीगेशन है। और इन डेलीगेशन में कांग्रेस के साथ साथ दूसरी जमातों के कायदीन भी शामिल हैं, यानी अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं, और दूसरे जो साबिक वज़रा हैं, मरकज़ी वज़रा, उन्हें भी शामिल किया गया है। तो इन गैर जो अरकान पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट में जिनका ताल्लुक़ नहीं है, ना रुकने राज्यसभा है, ना ही आप देखेंगे कि वो रुकने लोकसभा है, उनमें ग़ुलाम नबी आज़ाद भी शामिल हैं। साथ ही MJ अकबर को भी शामिल किया गया है और आनंद शर्मा को भी इन डेलीगेशंस का एक हिस्सा बनाया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि गीरत किसे कहते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो गीरत होती है वो ममता बनर्जी में दिखाई देती है और दूसरी सियासी जमातों में ये कम दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि किस तरह मोदी हुकूमत ने बिना किसी सजेशन के या मशवरे के यूसुफ पठान, जो बहरामपुर के रुकने पार्लियामेंट है TMC के, उनका नाम इस डेलीगेशन में शामिल किया था और कहा था कि यूसुफ पठान TMC के वाहिद नुमाइंदा होंगे जो बैरून ममालिक जाने वाले किसी भी डेलीगेशन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि आपको क्या हक़ पहुँचता है, क्या आपने हमसे कोई मशवरा किया या हमसे तजावीज़ तलब की। इस तरह उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को फटकार लगाई, जिसके नतीजे में किरण रिजिजू ने उनसे बात की और जिस पर ममता बनर्जी कहा कि हम यूसुफ पठान को नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी को उस बैरूनी जो वफूद जा रहे हैं उसमें शामिल करवाना चाहते हैं। तो बहरहाल मोदी हुकूमत ममता बनर्जी के सामने झुक गई और अभिषेक बनर्जी को उस डेलीगेशन में शामिल किया गया और यूसुफ पठान को डेलीगेशन से निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो सियासी जमातें हैं, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी जमातें हों, उन्हें भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए और डट जाना चाहिए, तब कहीं जाकर मोदी हुकूमत झुकती है। क्योंकि आपने देखा कि किसान जब एहतजाज जारी था, किसानों का 3 जो सियाह बिल या सियाह क़वानीन मंजूर करवाए गए थे, किसानों ने जिस तरह का एहतजाज किया और 720 से ज़ायद किसान अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, यानी कुर्बानी दी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हुकूमत मजबूर हो गई किसानों के सामने झुकने से। तो कहने का मतलब ये है कि जो यानी कहा जाता है कि जिन्हें जिस तरीक़े से निपटना है उसी तरीक़े से इन्हें इनके साथ निपटना चाहिए। तो बहरहाल आपको बता दें कि किस तरह ये वाक़यात पेश आए हैं। तो सज्जा साहब, आप ये बताइए कि ये जो मोदी हुकूमत है उसे समझाने से वो समझती नहीं बल्कि उसे अलग तरीक़े से समझाना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए दिलचस्प बात है कि मोदी हुकूमत को जो है बिल्कुल देखिए पूरी सख्ती के साथ जो है इस मुकदमा इस हुकूमत का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ममता बनर्जी शुरू से करती आ रही हैं। हर महाज पे ममता बनर्जी ने डट के मुकाबला किया है और कहीं उन्होंने सरेंडर करने का कहीं भी जो है मिसाल नहीं मिलती। वरना तो हमने देखा कि बड़े बड़े लीडर जो है बीजेपी के आगे सरेंडर करते नज़र आए। तो यकीनन देखिए एक जानिब राहुल गांधी हैं जो बड़े बीजेपी के ख़िलाफ़ अगर कोई सबसे ज़्यादा पूरी ताकत से और डट के तनक़ीद करते हैं तो राहुल गांधी हैं, तो दूसरी जानिब एक ममता बनर्जी हैं जो किसी से नहीं डरती हैं। बीजेपी ना देखिए, बीजेपी ने इतने मुकदमात में उलझाया है ममता बनर्जी को, इतने मामलात में उलझाया है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी ने आज तक हार नहीं मानी है और बीजेपी के हर गलत काम का उन्होंने खुल के जो है गलत काम को खुल के जो है उसकी तनक़ीद की है, हर गलत काम की खुल के तनक़ीद की है और खुल के एहतजाज किया है। और उन्होंने कभी जो है
बीजेपी की किसी भी नामाकूल बात को जो है कबूल करने की कभी भी मतलब कोशिश ही नहीं की उन्होंने, ऐसा मालूम होता है। जैसे कि ये सबसे ताज़ा तरीन मिसाल है कि बीजेपी हुकूमत ने जो है 7 वफूद बनाने का फ़ैसला किया जी जी, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों को जाएंगे, और जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और पहलगाम का जो वाक़या हुआ है, दर्दनाक वाक़या, उसके बारे में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के हालात हमारी सरहदों पे आए थे और किस तरीके से हमने जो है पाकिस्तान का मुकाबला किया और किस तरीके से हमने पाकिस्तान को शिकस्त फाज से दो चार किया, इस पे बात करने के लिए जो है वह वफूद, पार्लिमानी वफूद भेजने का जो है उन्होंने फ़ैसला किया। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि उन्होंने अपनी तरफ से नाम जो है चुन लिए। तो इस पे अगर किसी ने बहुत सख्ती के साथ एतराज़ जताया तो ममता बनर्जी थी। उन्होंने कहा कि आपको यकीनन कुल जमाती इजलास भेजना है, आप भेजिए बैरून ममालिक। और गुज़िश्ता रोज़ मैं सुन रहा था अभिषेक बनर्जी की जो है बयान सुन रहा था, उन्होंने ममता बनर्जी के हवाले से दो टूक अंदाज में कहा था कि हमने पहले ही वादे कर दिया था, जिस दिन पहलगाम पे हमला हुआ, पहलगाम में हमला हुआ, उसी दिन हमने वादे कर दिया था कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करता है तो 3 नंबर कांग्रेस इस फैसले में हुकूमत के साथ डट के जो है खड़ी है, पूरी ताकत के साथ हुकूमत के साथ खड़ी है। हम जो है आज तक इस फैसले में जो है हमने हुकूमत का साथ दिया है, लेकिन हुकूमत ने जिस तरीके से इस मामले पे पार्लिमानी कमेटी का इंतखाब किया है और जिस तरीके से हुकूमत अपनी पसंद के लोगों को चुन चुन के डाल रही है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि देखिए एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में हर सियासी जमात की अपनी अहमियत है, हर सियासी जमात अपने अपने हिसाब से काम करती है। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि वो सियासी जमात के सरबराह को ख़त लिखता और कहता कि हमें एक कुल जमाती वद भेजना है, आपकी जमात से 2 आदमी भेजिए, 1 आदमी भेजिए, जितने भी आदमी आपको भेजना है। तो वो ये कहते कि आपकी जमात से भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मकतूब हमें नहीं मिला। हमने दूसरी जमातों से भी बात की, किसी भी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि जो है उन्हें मकतूब मिला है। हत्ता कि कांग्रेस ने भी जो नाम शामिल किए गए थे, जैसे कि शशि थरूर का नाम आया था और दीगर आनंद शर्मा का नाम आया था, नाम पेश नहीं किया था कांग्रेस ने शशि थरूर का। तो उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस ने भी कहा था कि हमने कोई नाम पेश नहीं किया, उन्होंने अपने तौर पे जो है नाम चुन लिए हैं। लेकिन कांग्रेस जो है इस मामले को इग्नोर कर गई थी, नज़रअंदाज कर गई थी। लेकिन ममता बनर्जी डट के खड़े रही। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हम जो है नहीं मानेंगे हुकूमत के इस फैसले को। हम यकीनन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है, जो जंग हुई है, उस जंग में हम यकीनन हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन इस मामले में हुकूमत की मनमानी नहीं मानी जाएगी। जी जी। तो यकीनन जो है कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, यकीनन कांग्रेस को इस सिचुएशन में कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए। और जो है जब तक, जैसा कि आपने कहा, जब तक बीजेपी के साथ डट के नहीं खड़ा रहा जाता, उस वक्त तक बीजेपी झुकने वाली नहीं है। ये किसानों ने समझा दिया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक हमने आपको बताया है कि किस तरह मोदी हुकूमत मनमानी कर रही है, यहाँ तक कि अगर जो डेलीगेशन 7 डेलीगेशन जा रहे हैं, तकरीबन 52 अरकान पार्लियामेंट और साबिक़ अरकान पार्लियामेंट और साबिक़ वज़रा शामिल हैं उसमें 52, तो उसमें आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की हरकतें मोदी हुकूमत कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी को हम सैल्यूट करते हैं कि ममता बनर्जी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है, जबकि कांग्रेस भी इस तरह की कोशिश कर सकती है, इक़दाम कर सकती है और कह सकती है कि हम मोदी हुकूमत ने जो नाम पेश किए हैं उस पर हम राज़ी नहीं है। उसे अगर राज़ी होना है तो हम जो नाम तजवीज़ करेंगे उसके मुताबिक उसे राज़ी होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने अरकान पार्लियामेंट को या साबिक़ अरकान पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। कांग्रेस को भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि मोदी हुकूमत अगर आप पिछले 10 बरसों का जायज़ा लें तो मोदी हुकूमत से हक़ नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हक़ छीनना चाहिए, तब कहीं वो जाकर झुकती है, वरना नहीं झुकती। तो कहने का मतलब यह है कि लातों के जो भूत होते हैं वो हाथों से नहीं मानते। अक्सर ये कहा जाता
जाता है। तो कहने का मतलब हम मोदी हुकूमत के बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन्हें जिस तरह सबक सिखाना चाहिए उसी तरह उनसे निमटना चाहिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं किस तरह वन विशन वन मैसेज एंड वन इंडिया के ज़ेर उन्वान ये डेलीगेशन रवाना किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की जानिब से आनंद शर्मा के नाम के साथ आप देखेंगे कि गगोई का नाम दिया गया था और सैयद नसीर हुसैन का नाम दिया गया था, अमरिंदर सिंह का नाम दिया गया था, लेकिन इन में से सिर्फ एक आनंद शर्मा को उसमें शामिल किया गया है, जबकि शशि थरूर को भी और मनीष तिवारी को भी बीजेपी ने अपनी मर्जी से शामिल किया है, अमर सिंह को शामिल किया है, सलमान खुर्शीद को शामिल किया है। आपको किसने कहा था कि नहीं शामिल करो बोलकर? ये गलत बात है। जब तक कांग्रेस आपको नहीं कहेगी कि आप इनको शामिल कर सकते हैं, तजवीज़ पेश नहीं करेगी, आपको नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में फूट डालने के लिए भी ये कोशिश की जा रही है। इसी वजह से जयराम रमेश ने वाज़ेह तौर पर कहा कि चीप पॉलिटिकल गेम्स है जो मोदी हुकूमत खेल रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर से है, और आपको बता देना ज़रूरी है कि सदर ट्रंप जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ्रेंड यानी दोस्त कहा करते थे, और मोदी जी भी बड़े नखरों के साथ बड़े अजीब गरीब अंदाज में अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाया था, और इत्तेफाक से ये नारा उनके ट्रंप की नाकामी का बायस बन गया था। 2019 के इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो बहरहाल आपको बताना ये है कि ट्रंप ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी हुई है, अचानक जो जंगबंदी हुई है, उसके बारे में ये वाज़े तौर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुतअद्दिद मरतबा ये कहा है, और ख़ुद एक्स पर ये लिखा है या ट्विटर पर लिखा है, ख़ुद अपने सोशल मीडिया जो पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका, उस पर लिखा है कि अमेरिका की यानी उनकी मुदाखलत की वजह से ये दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी हुई है। मोदी जी परेशान हैरान कि ये कैसा हो रहा है, यानी मोदी जी तो जवाब देते नहीं। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि उनका मुंह हमेशा बंद रहता है, हालांकि वो मनमोहन सिंह जी को इस तरह का वज़ीर आज़म कहा करते थे। तो बहरहाल अगर देखा जाए तो इस मामले में मनमोहन सिंह की जो खामोशी थी वो बावखार हुआ करती थी, और उस खामोशी को लोग समझ भी जाते थे। लेकिन मोदी जी की जो खामोशी है वो आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह की खामोशी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मोदी जी तो खामोश थे, अब विक्रम मिस्री जो हैं मुतमद खारजा, उन्होंने कैबिनेट कमेटी में बयान दिया, और कैबिनेट कमेटी में बयान देते हुए ये इंकशाफ किया कि ट्रंप का इस जंगबंदी में कोई किरदार नहीं है, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंगबंदी है वो दो तरफा कार्रवाई है, दो तरफा की गई है, उस पर रजामंदी जाहिर की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप बीच में आ गए और क्रेडिट लेने लगे। तो अब इसका मतलब यह है कि ट्रंप क्या जो दावे हैं वो गलत है, और हमारे जो मुतमद खारजा है उनके दावे बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप बार बार मोदी जी को शर्मिंदा कर रहे हैं। और आपको यही बता दूं कि ट्रंप को मोदी जी से तो छोड़िए, हिंदुस्तान से ऐसा लगता है एक अजीब तकलीफ हो रही है। आपको ये याद दिला दूं कि साबिक सदर अमरीकी सदर बारक हुसैन ओबामा, उन्होंने कहा था कि आज अमरीकी बच्चों को हिंदुस्तानी बच्चों से और चीनी जो बच्चे हैं, चाइनीज़ जो बच्चे हैं, उनसे मुकाबला दरपेश है, क्योंकि ये बहुत ज़हीन होते हैं बच्चे। और आपको ये बता दें कि अमेरिका की तरक्की में हिंदुस्तानियों का अहम किरदार है। तकरीबन 50 लाख से ज़ायद अमरीकी हिंदुस्तानी जो हैं वहाँ पर मुकीम है। और आपको ये बता दूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें रेमिटेंस के मामले में जो बैरूनी ममालिक से पैसा भेजा जाता है, यानी वर्कर जो पैसा भेजते हैं, उस मामले में हिंदुस्तान का नंबर 1 पोजीशन है, चीन का, मैक्सिको का सेकेंड, और चीन का 3rd नंबर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान को 2024 के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से यानी दुनिया भर से बशमुल अमेरिका से 129 अरब डॉलर्स रेमिटेंस हासिल हुआ था, और जिससे बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो 129 अरब डॉलर्स वसूल है उसमें GCC कंट्रीज़ का तकरीबन 38% होता है। तो ये बहुत गैर मामूली किरदार अदा करते हैं मुस्लिम ममालिक हिंदुस्तान की तरक्की में। लेकिन अमेरिका है कि हिंदुस्तान का दुश्मन बने हुआ है, और अमेरिका ने वाज़े तौर पर अब एक तजवीज़ पेश कर दी है कि हिंदुस्तान को जो पैसे रकम भेजी जाती है अमेरिका से, उस पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। तो इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनका कहना है कि अगर इस तरह का टैक्स लगेगा तो 12 से लेकर 18 अरब डॉलर का हिंदुस्तान को नुकसान होगा, और अमेरिका से जो पैसा जा रहा था वो उसमें रुक जाएगा। ये बात कही जा रही है सजा साहब जी।
ये देखिए देखिए ये तो एक सीधी सी लड़ाई, इक्तिसादी लड़ाई हम कह सकते हैं। चीन ने तो अमेरिका की कोई बात नहीं मानी। अमेरिका ने 100% टैक्स लगाया तो चीन ने 200% कर दिया। अमेरिका ने 200% लगाया तो चीन ने 300% कर दिया। तो चीन ने साफ तौर पे कहा कि जैसे को तैसा। फिर बाद में चीन ने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी नुमाइंदगी की और कहा कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में जब पूरे मुल्कों के माबेन बाहमी तिजारत के मामला तय पा चुके हैं और बाहमी तिजारत में किस नौइयत के टैक्स आयद करने हैं, किस नौइयत का जो है सिस्टम आपको लागू करना है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें पूरी मौजूद हैं। पूरी की पूरी जो है आपने एक किताब जो है लिख के रखी हुई है कि आपको क्या करना है, पूरा का पूरा निसाब मौजूद है। जी जी। तो फिर ये खड़े खड़े ये मनमानी क्यों कर रहे हैं, ये बिलावजह की जो है ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं, ये बिलावजह दुश्मनी। ऐसा मालूम होता है कि दुश्मनी निकाल रहे हैं, पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं, ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो ये चीन ने साफ तौर पे कहा और फिर इस लड़ाई में चीन को कामयाबी भी मिली और अब ट्रंप ने इत्तेफाक भी किया है कि वो चीन के साथ चीन के टैरिफ बढ़ाने का उन्होंने जो काम किया था उसमें वो नज़रसानी करेंगे और जो है चीन के साथ बहुत सारे मामला जो हैं उसमें फिर से जो है दोबारा नज़रसानी की जाएगी और तिजारत को बहाल करने के काम किए जाएंगे। तो बहरहाल जो है चीन ने तो नहीं माना। देखिए हिंदुस्तान का मसला ये है कि जब हिंदुस्तान ज़र मुबादला के हवाले से, बैरूनी ज़र मुबादला के हवाले से इतनी मतलब है कि या फिर जो है हम ये कहेंगे कि जो है पेट्रो डॉलर जिसको कहा जाता है जो गल्फ़ कंट्री से आता है इंडिया को, अब तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से भी बहुत पैसा आने लगा है। तो जब हम बैरूनी ज़र मुबादला के मामले में इतनी ताकत रखते हैं तो फिर हमें ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि जो है अमेरिका के हर फैसले को खामोशी से जो है हम कबूल करने को तैयार हैं। तो इस पे देखिए सवाल उठ रहा है, इस पे सवाल उठ रहे हैं। इस पे देखिए जब ट्रंप ने कहा था कि मैंने धमकी दी थी कि ट्रेड रिलेशंस ख़त्म कर दिए जाएंगे अगर तुम जंग ख़त्म नहीं करोगे, तो फिर इंडिया ने मान लिया, मेरी बात मान ली। ये बात ट्रंप ने कही थी, ये बात जो है ट्रंप जब सऊदी अरब के दौरे पे थे, जी जब वो रियाद में थे, तो उस वक्त उन्होंने जो है दो टोक अंदाज में कहा था कि हमने इंडिया को जो है तिजारत तर्क करने की धमकी दी थी। तो फिर हिंदुस्तान ने जो है जंग बंदी से इत्तेफाक किया। तो बहरहाल इस नौइयत के ट्रंप के बयानात आते हैं तो यकीनन तशवीश की बात है और हिंदुस्तान की हमारी मौजूदा सरकार को इस मामले में खुल के सामने आना होगा। डिप्लोमेसी यहाँ काम नहीं करेगी या फिर जो है आप हवा में बात नहीं करते, टिट फॉर टैट की बात होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन। देखिए जैसे कि आपने कहा कि जो है यहाँ डिप्लोमेसी या फिर जो है आप अपनी पॉलिसी में तब्दीली या फिर जो है आप अगर कुछ ऐसा समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है तो फिर ये जो है बात समझ में आने वाली नहीं है। तो यकीनन हिंदुस्तान को अमेरिका के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करनी होगी और जो है अपने फ़ैसले अब खुद लेने होंगे हिंदुस्तान को। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ जहाँ तक अमेरिका में सवाल है, जैसे कि मैंने आपको बताया तकरीबन 45 लाख जो हिंदुस्तानी हैं वहाँ पर मुक़ीम है, लेकिन दूसरे ज़राए से हम ये आदत शुमार हमें मौसूल हुए हैं कि तकरीबन 54 यानी 5.5 मिलियन जो हिंदुस्तानी वहाँ पर मुक़ीम है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका यानी वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत जो रेमिटेंस पर 5% टैक्स आयद करने जा रहा है, उससे ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को जो 129 अरब डॉलर से रेमिटेंस वसूल हुआ है इस साल, और पिछले साल आप देखेंगे उससे एक पर 2023-24 में 120 अरब डॉलर्स वसूल हुए थे और उम्मीद है कि आने वाले साल में और ज़्यादा होंगे। लेकिन अमेरिका इस तरह अगर टैक्स आयद करता है तो 12 से लेकर 18 अरब डॉलर्स तक की रेमिटेंस में कमी आएगी। और जैसा कि हमने कहा है कि ट्रंप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए हैं और पता नहीं क्यों, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा है कि ये तो तिजारती मुसाबकत का एक हिस्सा है। और आपको ये बता दूँ कि टिम कुक जो हैं एप्पल के जो CEO
है उनकी क़तर में मोदी से ट्रंप से मुलाकात हुई थी, और ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि उनसे को हिदायत दी थी कि अब आप जो हिंदुस्तान में आईफोन असेंबल करवा रहे हैं, और सज्जा साहब आप देखेंगे 2024 में तकरीबन 22 अरब डॉलर्स के आईफोन असेंबल किए गए हिंदुस्तान में। तो उन्होंने कहा कि तुम हिंदुस्तान की तामीर कर रहे हो और तुम्हें तो अमेरिका की तामीर करनी चाहिए, अमेरिका की तामीर में हिस्सा लेना चाहिए, वहाँ की जो माशी हालत है उसे मुस्तहकम करना चाहिए। अब आप हिंदुस्तान में नहीं बल्कि असेंबल करेंगे आईफोन तो वो अमेरिका में करेंगे। तो अब इस तरह ट्रंप हिंदुस्तान को निशाना बना रहे हैं। और आपको यही बता दूं कि ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अब हिंदुस्तान पर रहम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान पैसे वाला मुल्क है। उन्होंने ये बात कही है, लेकिन कई बार ये बात कही थी जी हाँ, से पहले भी जी उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के पास बहुत पैसा है, जी हिंदुस्तान के पास बहुत पैसा है, हिंदुस्तान के पास जब उन्होंने टैरिफ लगाया था इंडिया के खिलाफ, इंडियन मसनूआत पे जब उन्होंने टैरिफ लगाया था, वो भी इतना भारी भारी टैरिफ उन्होंने लगा दिया था, कहीं 25% तो कहीं 50% तो कहीं 100%। तो तब भी उन्होंने ये बात की थी कि हिंदुस्तान के पास बहुत पैसा है, वो लोग पैसा देंगे, हम वसूल करेंगे पैसा। जी हाँ। तो ये जो है रवैया है हमारे सदर का, अमेरिकी सदर का ये रवैया है। और हमारी हुकूमत जो है इस रवैये के हवाले से जिस तरह की चुप्पी साधे हुए है, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक हज बैतुल्लाह का सवाल है, जो हाजी हिंदुस्तान से रवाना होते हैं और अच्छी खासी तादाद, इंडोनेशिया के बाद अगर सबसे ज़्यादा तादाद होती है तो वो हिंदुस्तान से होती है। आज़मीन हज की तादाद रवाना होती है सऊदी अरब यानी सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होती है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक हाजियों का सवाल है, ये आज़मीन का सवाल है, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं, ज़य्युफ़ुर्रहमान होते हैं। आज रियासती आप देखेंगे कि हज हौज़ जो हमारा है नामपली से, वहाँ से आज़मीन का एक काफ़िला रवाना हुआ। जनाब आमिर अली खान एमएलसी ने सब झंडी दिखाकर उस काफ़िले को रवाना किया। उस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान होते हैं। उन्होंने रियासत की तरक्की और ख़ास तौर पर औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में आज़मीन से दुआ की अपील की है और कहा है कि आप लोग बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जा रहे हैं, वहाँ पर सर बसुजूद होइए और वहाँ पर आप बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान में अमन व अमान बरकरार रखे, रियासत तेलंगाना की तरक्की को के बारे में भी दुआ करें। इस तरह की उन्होंने बात कही है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुद ऐलान किया है कि शमशाबाद में रबात जो है वो भी तामीर किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे कोई मैं समझता हूँ कि हुकूमतें मुसलमानों पर एहसान नहीं कर रही हैं, बल्कि आप अंदाज़ा ये जो शमशाबाद का एयरपोर्ट है, और आप ये भी जानते हैं कि ये एयरपोर्ट को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। वहाँ मस्जिद नहीं है, हालांकि शमशाबाद एयरपोर्ट की तामीर के दौरान एक मस्जिद उमर फारूक उसकी जद में आ गई थी, शहीद कर दी गई थी, लेकिन आज तक वो मस्जिद तामीर नहीं की गई। तो मुसलमानों का यही मुतालबा है कि शमशाबाद एयरपोर्ट क्या है, वहाँ पर एक मस्जिद ज़रूर तामीर की जाए। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर साल हज़ारों हाजी जो है जी न सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के ख़ास तौर पे हैदराबाद कर्नाटक के इलाके और फिर मराठवाड़ा के इलाके, तो उन इलाकों से, सारे इलाकों से जो आज़मीन हज आते हैं वो हैदराबाद ही से जो है सऊदी अरब के लिए रवाना होते हैं। हर साल हम देखते हैं कि 1 महीने से सिलसिला चल रहा है, रोज़ाना 2000 हाजी, 3000 हाजी, 1000 हाजी, वो 500 हाजी, 300 हाजी, इस तरह से जो है आज़मीन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया जा रहा है। तो हुकूमतें तो देख रही हैं, इससे पहले की हुकूमत ने भी देखा, KCR साहब ने भी देखा था 10 साल तक वो जो है हर साल झंडी हिलाते थे। अब रेवंत रेड्डी सरकार भी देख रही है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा जो है अहम मसला है, अहम मुद्दा है कि एयरपोर्ट में जो है क्या मस्जिद क्यों नहीं है, और एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग के एरिया में जो मस्जिद थी उसको शहीद क्यों किया गया है। ये सवाल तो अपनी जगह है, और यकीनन वहाँ पे एक मस्जिद का जो है दोबारा एक मस्जिद की तामीर नागुज़ीर वक्त का तकाज़ा है। और बहुत देखिए, जब हाजी जाते हैं सऊदी अरब, अब तो सऊदी अरब ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्रीज़ को काम करने के लिए लोग जा रहे हैं हैदराबाद से, मुसलमान ख़ास तौर पे बड़ी तादाद में, तो उनको छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए लोग एयरपोर्ट आते हैं। तो अगर वहाँ एक मस्जिद बन जाए तो इनके लिए, इन मुसाफिरीन के लिए बहुत बड़ी सहूलत पैदा हो जाएगी।
बिल्कुल आपने सही तो कहा इस पे बहरहाल। तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा है। वसीम नाज़रीन, वक्फ तरमीमी एक्ट मुस्लिम दुश्मन ये बिल है हुकूमत का, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया अपनाती है। अगर देखा जाए तो आज हिंदुस्तान को 3 ख़तरात बहुत ज़्यादा है, 3 लोगों से ख़तरात है। एक तो चीन है, दूसरा पाकिस्तान है, और तीसरे जो आपको बता दूं, ये फ़िरका परस्त दरिंदे हिंदुस्तान में जो मसरूफ़ हैं उनसे हिंदुस्तान को ख़तरा लाहक है। और ठीक है, हिंदुस्तान हम चीन का मुकाबला कर लेंगे और पाकिस्तान का मुकाबला कर लेंगे, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, लेकिन क्या हम मुल्क में मसरूफ़ फ़िरका परस्त दरिंदों के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते? और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन्हें किन की सरपरस्ती हासिल है, कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है, कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका साथ दे रहा है, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हुकूमत का इनके साथ क्या रवैया है, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। हुकूमत इनकी क्या मदद कर रही है, आप भी ये अच्छी तरह जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। खुद मोदी हुकूमत, आप अंदाज़ा कीजिए कि एंटी मुस्लिम जो बिल्स है वो लाने में काफ़ी बदनाम हो चुकी है। एंड जबकि CAA की बात करते हैं, यानी शहरियत तरमीमी कानून, मज़हब की बुनियाद पर ये कानून बनाया गया, मुसलमानों को उससे दूर रखा गया। इस तरह ये गैर कानूनी बिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वो देखना है। लेकिन एक और बिल मोदी हुकूमत ने लाया, वो भी मुसलमानों के दुश्मनी में, वक्फ तरमीमी एक्ट। और वक्फ तरमीमी एक्ट के बारे में आपको बता दें कि लोकसभा में तकरीबन 288 के मुकाबले 232 के मुकाबले में 288 अरकान की तायद से ये मंजूर हुआ। राज्यसभा में 95 अरकान ने इसकी मुखालिफत की, जबकि 128 ने इसकी तायद की। तो बहरहाल मुस्लिम दुश्मनी के बिल्स के मामले में मोदी हुकूमत काफ़ी बदनाम है। तो अब इसकी जो समाअत है वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज़ हुआ आज से, और इस मौके पर कपिल सिब्बल ने एक बहस करते हुए कहा कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, यानी एक मरतबा जो चीज़ वक्फ कर दी जाती है वो हमेशा वक्फ रहती है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो बिल मंजूर करवाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ जायदादों को हथियाने के लिए मंजूर करवाया है। सजा साहब जी, यकीनन देखिए, इस सिलसिले में जो है तकरीबन 20 अर्जियाँ दाखिल की गई थी मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो है कांग्रेस और DMK और उनके अलावा दीगर जमातें जैसे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, और भी बहुत सारी जमातों ने जो है इस बिल को चैलेंज करते हुए इस बिल में जो मतलब एक जो मामलात जैसे मजहबी मामलात, मजहबी मुसलमानों के मजहबी जो उमूर है उसमें मुदाखलत के हवाले से जो नुकात हैं, उन नुकात पे जो है सवाल उठाते हुए, सवालिया निशान उठाते हुए इस बिल को चैलेंज किया है, इस कानून को, और कहा है कि ये कानून हमें जो आइनी हुकूक हासिल हैं उन आइनी हुकूक से मुतसादिम है और हमें उन आइनी हुकूक से महरूम करने की एक साजिश है। तो आज समाज शुरू हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जस्टिस संजीव खन्ना की जो है 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत में जो है इस बिल की समाअत का आगाज़ किया था। उन्होंने सरजनिश की थी हुकूमत की, जस्टिस खन्ना ने, और उन्होंने जो है 4 चीज़ों पे सवाल भी उठाए थे कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जाए। उन्होंने एक सवाल ये उठाया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों हतमी फ़ैसला करेगा। फिर उन्होंने और भी सवाल उठाए थे। बहरहाल 4 नुकात पे उन्होंने रोक लगाती थी, लेकिन इस बिल पे स्टे उन्होंने नहीं दिया था। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि इसकी समाअत 5 तारीख को होनी थी मई की। 5 तारीख को इसलिए समाअत नहीं की गई कि उन्होंने कहा कि मेरे को 13 तारीख को रिटायर्ड होना है। अगर मैं फ़ैसला महफूज करता हूँ तो इतनी जल्दी फ़ैसला देने का टाइम नहीं आ सकता। फ़ैसला देने का महफूज जो फ़ैसला होता है वो इतनी 1 हफ़्ते के अंदर वो फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। और एक नुक्ता, अहम नुक्ता ये है, कानूनी नुक्ता, कि जो जज फ़ैसला महफूज करता है उसी जज को फ़ैसला सुनाने का इख्तियार होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो है मैं 13 तारीख तक फ़ैसला सुनाने के मौक़िफ़ में नहीं हूँ, इसलिए टेक्निकली इस टेक्निकल जो है नुक्ते को मैं सामने रखते हुए इस मामले को हम अगले जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं, गोई जस्टिस BR गोई, उनकी जो है सदारत में इस मामले को जो है हम फिर से समाअत करेंगे। और इसके लिए 15 तारीख की तारीख दी गई थी। फिर 15 से डेट आई, अब 20 तारीख की डेट आई है।
तो आज इस मामले पे समाअत हो रही है। हो सकता है हमारा प्रोग्राम होने तक जो है कोई एक अहम नुक्ते पे अदालत जो है पहुंच जाए, लेकिन अभी जिस तरह की जो है वहाँ पे बहस जारी है उससे यही लग रहा है कि और भी तारीखें आएंगी और लंबी बहस चलेगी। बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ तेलंगाना के ज़िले वखाराबाद से है। तेलंगाना के ज़िले वखाराबाद का एक गांव है शाहबाद में शादी की तकरीब से वापस हो रही एक बस सीमेंट ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए और 17 ज़ख्मी बताए जाते हैं। ये वाक़या रंगापुरम ज़िले वखाराबाद में पेश आया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इज़हार ताज़ियत किया है और कहा है कि वो जो ज़ख्मी हैं उनके बेहतर इलाज पर तवज्जो मरकूज़ कराएंगे। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।